वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 21। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। उस लेक्चर में हमने देखा था कि व्लादिमीर लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन आते हैं पावर में, और जो स्टालिन है, जोसेफ स्टालिन, ये रशिया में एक्यूट शॉर्टेज ऑफ की प्रॉब्लम से रशिया सफर कर रही होती है, तो उससे ओवरकम करने के लिए कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम लाते हैं। कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था, कैसे कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया था, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसमें हमने देखा था कि लैंड्स को कलेक्टिव फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया गया था और पीजेंट्स को फोर्सफुली उस पर काम करवाया जा रहा था। आज के लेक्चर में हम उसी कलेक्टिवाइजेशन का सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम जो रशिया में हुआ था उसका उस पे लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, लोग कलेक्टिवाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और क्यों नहीं कर रहे थे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कलेक्टिवाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था, मतलब कि फूड शॉर्टेज को ओवरकम करने का, जिस चीज के लिए कलेक्टिवाइजेशन को इंप्लीमेंट किया गया था उस चीज में कलेक्टिवाइजेशन सक्सेसफुल रहा था या नहीं था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू वर्क ऑन कोलखोज। कोलखोज क्या था? तो इट वाज अ कलेक्टिव फार्म इन रशिया। अ कलेक्टिव फार्म नहीं, एक नहीं था, इट वाज कलेक्टिव फार्म्स इन रशिया। जो रशिया में लैंड्स को कलेक्ट किया गया था, तो कलेक्ट करने के बाद जो बड़े बड़े फार्म्स थे, बिग फार्म्स इन रशिया, वर नोन एज कोलखोज। ये स्पेशल केस है, सिर्फ रशिया के कंडीशन में इसको कोलखोज कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आपको अगर कलेक्टिव लैंड्स या बड़े बड़े फार्म्स दिखे तो उसको कोलखोज बोल दोगे, नहीं, ये स्पेशल केस है रशिया का। ठीक है, तो पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू वर्क ऑन कोलखोज, जो कलेक्टिव फार्म्स था उस पर वर्क करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। एंड प्रॉफिट वॉज टू बी शेयर्ड, ये कहा गया था कि गवर्नमेंट कुछ भी प्रॉफिट नहीं रखेगी, जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपने शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद लोग उस पर काम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाह रहे थे? बिकॉज उनकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो रही थी। अभी अगर अपना लैंड है तो लैंड भले ही छोटा है, प्रोडक्शन भले ही कम हो रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, फ्री होके काम करेंगे, किसी के अंडर में नहीं रहना होगा। लेकिन अगर वो कलेक्टिव लैंड्स पे काम करते हैं तो उन्हें किसी न किसी के अंडर में रहना होगा, उनकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। इस वजह से वो कलेक्टिव लैंड्स पे काम नहीं करना चाहते थे। अब लोग कलेक्टिव लैंड्स पे काम नहीं करना चाहते थे, तो जो लोग आते थे लैंड की कलेक्टिवाइजेशन के लिए, जो इन्हें फोर्स करते थे कलेक्टिव लैंड्स पे काम करने के लिए, ये उन्हें अपोज करते थे। तो सेकंड पॉइंट यही है हमारा कि मेनी पीपल्स रेजिस्टेड द अथॉरिटीज। अथॉरिटीज का मतलब कि जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करवा रहे थे। तो मेनी पीपल्स रेजिस्टेड द अथॉरिटीज, अपोज्ड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक। अब लाइव स्टॉक क्या है? लाइव स्टॉक का हिंदी मीनिंग होता है पशुधन। पशुधन को अगर डीपली देखो तो पशु प्लस धन, पशु का मतलब कैटल्स, और धन का मतलब जो हमारे पास एसेट्स होते हैं, स्टॉक, जो हमारी पूंजी होती है। तो पशुधन का मतलब होता है कि कैटल्स एज एसेट, जो हमारी कैटल्स हैं, जो हमारी पूंजी के रूप में हमारे पालतू जानवर होते हैं, जैसे गाय भैंस एंड ऑल, जो पालतू पशु होते हैं उन्हें कैटल्स बोलते हैं, और उन्हीं को लाइव स्टॉक कहते हैं। जो उनका पूरा स्टॉक होता है उसको लाइव स्टॉक कहते हैं। तो रसिया के जो पीजेंट्स थे वो कलेक्टिवाइजेशन को अपोज कर रहे थे, इस वजह से जो वहाँ की अथॉरिटीज थी इसको अपोज करते थे। तो दे रजिस्टर्ड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक। अब लाइव स्टॉक डिस्ट्रॉय करने की कहानी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि विद इन 3 ईयर्स, फ्रॉम 1929 टू 1931, इस 3 सालों में द नंबर ऑफ कैटल्स फेल डाउन बाय 1/3 की कमी आ गई थी कैटल्स में। मतलब अगर 300 कैटल्स हैं किसी गांव में, तो वहां पे कैटल्स 200 बचे, 100 कैटल्स को मार दिए थे लोग, डिस्ट्रॉय कर दिए थे। अब ये क्या है कि ये पॉइंट है हमारा, कैसे लोगों ने रजिस्ट किया था। अब लोग रजिस्ट कर रहे थे तो गवर्नमेंट का रिप्रेसिव पॉलिसी चलेगा, गवर्नमेंट भी इनको रोकने की कोशिश करेगी। सो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? दोज हु रजिस्टर्ड वर पनिश्ड, उन्हें पनिश किया जा रहा था। एग्जीक्यूटेड, एक्साइल्ड एंड डिपोर्टेड। जो लोग भी इसको रजिस्टर कर रहे थे कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को, जो लोग अपने लाइव स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उन लोगों को रजिस्ट किया जा रहा था, उन लोगों को पनिश किया जा रहा था, और बहुत सारे लोगों को एक्साइल कर दिया गया था, देश से निकाल दिया गया था, डिपोर्ट कर दिया गया था। अब इस कलेक्टिवाइजेशन की वजह से जो हमारा फ्यूचर लोग देखे थे कि फ्यूचर में जो फूड शॉर्टेज है इसको ओवरकम कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। कलेक्टिवाइजेशन फेल हो गया, और कलेक्टिवाइजेशन फेल होने के साथ ही फूड शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम थी वो तो खत्म हुई नहीं। तो कलेक्टिवाइजेशन फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज, एंड एक और प्रॉब्लम हो गई, वो क्या था? तो देखो, हार्वेस्ट
बैड हार्वेस्ट ऑकर्ड इन 1930 टू 1933। ये क्या कहानी है? देखो इसका दो रीजन था। एक तो रसिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी इसको सुटेबल नहीं रहा, उसकी वजह से भी फसल बर्बाद हुई थी। और साथ में जो दूसरा रीजन है वो ये है कि अभी तक जो पीजेंट्स छोटे मोटे लैंड पे काम करते थे वो लोग कलेक्टिव फार्म्स में काम करने से मना कर दिए थे। तो कलेक्टिव फार्म्स में जो लोगों की उम्मीदें थी कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा वो नहीं हुआ क्या, प्रोडक्शन और ज्यादा उस साल में घट गया, बैड हार्वेस्ट हुआ, फसल बर्बाद हो गई। और इन सब की वजह से पहले से फूड शॉर्टेज चला आ रहा था, बैड हार्वेस्ट होने की वजह से फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई और ये एक फेमाइन का रूप ले लिया, बहुत ही भयानक फेमाइन का रूप ले लिया। वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन बन गया था रसिया का, जिसमें 4 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी, लगभग 40 लाख लोगों की डेथ हो गई थी फेमाइन की वजह से। तो अभी तक हमने क्या देखा कि लोग अथॉरिटीज को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, अपने लाइव स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, 1/3 कमी आ गई थी लाइव स्टॉक में। और उसके बाद जो लोग इसको अथॉरिटीज को रजिस्ट कर रहे थे दे वर पनिश्ड बाय स्टेट, डिपोर्टेड एंड एक्साइल, ये चीज चल रही थी। इसके बाद हमने देखा, देखो कलेक्टिवाइजेशन फेल्ड टू क्योर द शॉर्टेज ऑफ एंड बैड हार्वेस्ट ऑकर्ड इन 1930 टू 1933। 1930 से 1933 के बीच में बैड हार्वेस्ट हुआ था, इसकी वजह से इट क्रिएटेड वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन किलिंग 4 मिलियन पीपल, लगभग 4 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी इस फेमाइन की वजह से। बीच में एक पॉइंट और मैंने लिखा है, ये जो पॉइंट नंबर 4 है, स्टालिन अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स। इसका क्या मतलब है? देखो स्टालिन जो थे ये सबको जबरदस्ती करके फार्म पे तो ला नहीं सकते, तो जिन लोगों के पास लैंड कुछ बड़ी थी उनको इन्होंने इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन की परमिशन दे दी थी, क्योंकि वो लोग आते नहीं तो आ नहीं रहे थे और लैंड थोड़ी थी उनके पास, तो इन्होंने उनको परमिशन दे दिया। लेकिन परमिशन कैसे दिया था? मन से तो दिया नहीं था, जबरदस्ती, इसकी मजबूरी बन चुकी थी परमिशन देना, क्योंकि लोग आ नहीं रहे थे, लोग एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे, कितनों को मारेंगे। तो कुछ लोगों को इसने परमिशन दे दिया था, लेकिन मजबूरी में परमिशन देने की वजह से ये उन लोगों के साथ सही से पेश नहीं आता था। He treated them unsympathetically। unsympathetically का मतलब क्या है कि उनके साथ बुरा बर्ताव करता था, उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता था, ठीक है। तो स्टालिन allowed some independent cultivators but treated them unsympathetically। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था। खैर यहाँ तक हमने देख लिया कि रसिया में जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसको लोगों ने रजिस्ट किया। जब लोगों ने रजिस्ट किया तो लोगों को गवर्नमेंट सप्रेस करने के लिए पनिश करने लगी, एग्जाइल और डिपोर्ट करने लगी। इसके बाद जो कलेक्टिवाइजेशन है वो पूरी तरीके से फेल हो गया था और एक बहुत ही डिवास्टेटिंग फेमाइन क्रिएट हो गया था रसिया में, जिसकी वजह से लगभग 4 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अब देखो सिचुएशन बहुत ही बुरी होते जा रही थी, डे बाय डे और बुरी होती जा रही थी, तो लोगों ने कलेक्टिवाइजेशन को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, जगह जगह पे लोग उसकी बुराई करने लगे। अब जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वो सिर्फ कलेक्टिवाइजेशन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, कलेक्टिवाइजेशन के साथ तो प्लान्ड इकोनॉमी को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब ये प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? हमने पढ़ा है कि आफ्टर द सिविल वॉर, जब पूरी तरीके से रसिया में सोशलिज्म आ चुका था, मींस व्लादिमीर लेनिन पावर में आ गए थे, तो मैंने बताया था कि जब हम लोग पॉइंट पढ़ रहे थे कि हाउ वाज रशियन सोसाइटी सोशलाइज्ड, तो वहां पे 5 ईयर प्लानिंग की बात की गई थी कि अगले 5 सालों तक इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इस चीज की प्लानिंग चल रही थी। तो जो 5 ईयर की प्लानिंग चल रही थी उसका भी कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा था सोसाइटी पे। आपको पता है कि 1929 के आसपास पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, तो उसका इम्पैक्ट रसिया पे भी था, तो रसिया में भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी। प्लान्ड इकोनॉमी का कोई खास इम्पैक्ट दिख नहीं रहा था और साथ ही साथ प्लान्ड इकोनॉमी होने के बावजूद वहां पे प्रॉब्लम चल रही थी, फेमाइन आ गई थी, फूड का शॉर्टेज हो रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि ये प्लान्ड इकोनॉमी वगैरह सब कुछ सही नहीं है, इससे अच्छा है नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे चले। तो लोगों ने प्लान्ड इकोनॉमी को भी अपोज किया और साथ में कलेक्टिवाइजेशन को भी अपोज किया। अब जो लोग इसको अपोज कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, जगह जगह पे इसको बुरा भला कह रहे थे, इसकी बुराई कर रहे थे, वो क्रिटिसाइजर्स, उनको क्रिटिक्स बोला गया यहाँ पे। तो दोस क्रिटिक्स वर, क्या किया गया था क्रिटिक्स के साथ? तो यहाँ पे देखो, दोस क्रिटिक्स वर चार्ज्ड विद कॉन्स्पिरेसी फॉर सोशलिज्म। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र या साजिश। तो स्टालिन, जो लोग क्रिटिसाइज करते थे स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को या फिर प्लान्ड इकोनॉमी को, उनको स्टालिन कहता था कि ये देशद्रोही हैं, ये साजिश कर रहे हैं, सोशलिज्म के खिलाफ जा रहे हैं ये, और ये षड्यंत्रकारी हैं। उनको कहता था कि ये साजिश कर रहे हैं
ये कॉन्स्पिरेसी फॉर सोशलिज्म डिक्लेयर कर देता था, मतलब कि ये सोशलिज्म के खिलाफ है, ये नहीं चाहते हैं सोशलिज्म आए। लोग क्या कर रहे थे, लोग तो सोशलिज्म चाहते, देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि पीजेंट्स जो थे रसिया के वो नेचुरल सोशलिस्ट थे, वो खुद सोशलिज्म लाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोशलिज्म मतलब कलेक्टिव लैंड्स के साथ काम नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो रही थी और जबरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा था, तो इस वजह से लोग अपोज कर रहे थे। और यहाँ पे जब सिचुएशन नहीं सही हो रही थी तो लोग गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे, गवर्नमेंट के आइडिया को अपोज कर रहे थे, न कि लोग सोशलिज्म को अपोज कर रहे थे। बट गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट लोगों को ये कह रही थी, मतलब ये डिक्लेयर कर दे रही थी कि जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो सोशलिज्म के खिलाफ हैं, वो लोग साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्रकारी हैं। अब उनको कॉन्स्पिरेसी फॉर सोशलिज्म करके उनको अरेस्ट कर लेते थे और सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ओवर 2 मिलियन पीपल्स वर अरेस्टेड, प्रिजन में, जेल में डाल दिए गए थे 2 मिलियन से ज्यादा लोग, ठीक है, 2 मिलियन से ज्यादा लोग अरेस्ट हो गए थे। और सिर्फ अरेस्ट नहीं हुए थे, दे वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कॉन्फेशंस। फॉल्स कॉन्फेशंस का मतलब कि झूठी में किसी भी गुनाह को एक्सेप्ट करवाया जाता था उनसे कि हाँ हमने ये गुनाह किया है, और फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। तो झूठी गवाही उनको देनी पड़ती थी, झूठी में खुद पे ब्लेम लेना पड़ता था और इसके बाद उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। क्योंकि यहाँ पे जब तक उनके पास प्रूफ तो है नहीं कि लोग देशद्रोही हैं, लोगों ने सिर्फ सोशलिज्म को अपोज किया तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे, तो उनसे फॉल्स कॉन्फेशंस करवा के उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से शॉर्ट में देखते हैं क्या हुआ था। लोगों को फोर्स किया जा रहा था कलेक्टिव फार्म से काम करने के लिए, लेकिन लोग नहीं करना चाहते थे, इसलिए लोग अथॉरिटीज को रेजिस्ट करते थे, अथॉरिटीज को रेजिस्ट करते थे और कलेक्टिवाइजेशन को सपोर्ट न करने के लिए लोग अपने कैटल्स एंड ऑल को, मतलब लाइवस्टॉक को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इसके बाद लाइवस्टॉक को लोग डिस्ट्रॉय इतना कर दिए कि विद इन 3 years 1/3 ऑफ द कैटल्स वर डेड। 1/3 कैटल्स जो थे वो खत्म हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए थे। जो लोग रेजिस्ट कर रहे थे दे वर सिवियरली पनिश्ड, executed, exiled and deported, डिपोर्ट और एक्साइल कर दिया गया, पनिश किया गया उन लोगों को। फाइनली स्टालिन allowed some independent cultivators but treated them unsympathetically। कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन की परमिशन दिया लेकिन उनसे बहुत बुरा बर्ताव करता था। इसके बाद finally the collectivization program failed and bad harvest occurred between 1932 to 1933, जिसकी वजह से this caused the most devastating famine in Russia, causing 4 million casualties, 4 million लोगों की डेथ हो चुकी थी। अब इसकी वजह से people started या many started criticizing the collectivization and planned economy, and those critics जो लोग criticize कर रहे थे were charged with conspiracy for socialism, उनको साजिश वाला बता दिया गया। Over 2 million people were arrested, were forced to make false accusations and were executed, उन्हें मार दिया गया। अब देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये उम्मीद लोग कर रहे थे कि बोल्शेविक पार्टी आएगी, सब कुछ सही होगा, लेकिन बोल्शेविक पार्टी आ चुकी थी पावर में, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा था सोसाइटी में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही थी, जैसे आपने देखा फेमाइन की प्रॉब्लम थी और साथ में ये जो 2 मिलियन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, ये सारी चीजें, बहुत चीजें पुअर होते जा रही थी। तो अब यहाँ तक हमारा चैप्टर ये एंड हो चुका है। 2 पॉइंट और हमारा बचता है। देखो अभी रशियन रेवोल्यूशन का जो पूरा पॉइंट है कि रशिया में क्या चल रहा था, रशिया की कहानी क्या थी, ये हमने देख लिया। अब 2 पॉइंट और बचता है, क्या क्या? पहला पॉइंट हमारा बचेगा कि इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड, ग्लोबल इम्पैक्ट हम देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन का, कि वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, किसने रशियन रेवोल्यूशन से क्या सीखा था। और दूसरी चीज हम देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन इंडिया, हमारे कंट्री पे इसका क्या इम्पैक्ट था। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए